नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और सबसे पहले बात आतंकियों की खैर नहीं, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकियों को 6 दिनों तक एटीएस की कस्टडी में भेजा गया है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनफर और नासिर अली से एटीएस अब पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि संदिग्ध रामनवमी और चुनाव के बीच बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर समेत अन्य अहम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सभी नेपाल से यूपी में दाखिल होकर जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में थे और इसी दौरान उन्हें दबोच लिया गया। यूपी एटीएस ने यह बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है। तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी। तो लगता है अब भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। दरअसल ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत उसके खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है और 2020 से लेकर के अब तक 20 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। यह भारत की सरहद में हुए हमलों का जवाब है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो रहा है। वहीं ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसीलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई थीं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया है और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का विदेशी धरती पर मारे जाने का सिलसिला जैश-ए-मोहम्मद आतंकी जहूर मिस्त्री इब्राहिम की हत्या से शुरू हुआ था। इसके बाद 19 सितंबर 2022 को आईएसआई का कुख्यात गुर्गा मोहम्मद लाल नेपाल के काठमांडू में मारा गया। 19 नवंबर 2022 को आतंकी हरविंदर सिंह संधू और रिंदा लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत के घाट उतर गया। 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में हत्या हुई। 27 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा की कराची में हत्या कर दी गई।
4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैयद नूर शोलाबार की हत्या हुई। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में मारा गया। 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के अस्पताल में मृत पाया गया। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में हत्या हुई। 5 अगस्त 2023 को मुल्ला सरदार हुसैन अरैन की पाकिस्तान में हत्या हो गई। 8 सितंबर 2023 को मोहम्मद रिजाई उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या हो गई। 12 सितंबर को जियाउर रहमान की पाकिस्तान में हत्या की खबर आई। 21 सितंबर 2023 को सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की कनाडा में हत्या हुई। वहीं 30 सितंबर 2023 को मुफ्ती कैसर फारूकी की दिन दहाड़े हत्या हो गई। खबर के मुताबिक रॉ ने पुलवामा हमले के बाद विदेशों में छिपे दुश्मनों के खात्मे पर जोर देना शुरू किया था। पुलवामा हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि युद्ध की नौबत आ पड़ी। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों को जरूर 2 गज जमीन का टुकड़ा नसीब हो गया। तो लोकसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसे लेकर के प्रशासन ने अनोखा रास्ता निकाला। झुंझुनू में वोट बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए शहर उमड़ पड़ा। वहीं राजसमंद में महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या किसी की शादी है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सही भी हैं और गलत भी, क्योंकि बारात तो निकाली जा रही है, लेकिन ये मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने वाली बारात है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में निकली इस बारात में मतदाताओं के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। चिड़ावा एसडीएम ब्रजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई इस वोट बारात में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को दूल्हा बनाया गया। शादी की तरह कोरत की पूजा अर्चना हुई। इसके बाद गांधी चौक से वोट बारात बैंड बाजे, डीजे, विंटेज कार, बग्घी के साथ मुख्य बाजार पहुंची, जहां पर नगर सेठ कल्याण राय मंदिर की परिक्रमा के बाद वापस शहर के बीचों बीच होते हुए एसडीएम कार्यालय पर आकर संपन्न हुई। लोकसभा आम चुनाव में जो 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़े। पिछली बार पिलानी विधानसभा क्षेत्र में यह 64% था, तो यह और ज्यादा बढ़े। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में आज चिड़ावा उपखंड में कस्बे के ऊपर वोट बारात का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कस्बे वासियों ने बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विभिन्न व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, एनजीओ, मीडिया बंधु आदि ने पूर्ण सहयोग किया और बहुत ही आकर्षक रूप से वोट बारात निकाली गई है। वहीं राजसमंद जिले के देवगढ़ में महिलाओं के लिए लोकतंत्र का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने नाच गाकर, मंगल गीत गाकर इस पर्व में सपरिवार अपनी भागीदारी का वचन दिया। लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व, हम सभी देवगढ़ की महिलाएं मतदान स्वयं भी करेंगी और हमारे घर में जितने सदस्य हैं उन लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि मतदान करने से हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं और मतदान करने से हमारी सरकार बनती है। तो देवगढ़ से सबसे ज्यादा हम सभी महिलाएं वोट देंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। राजस्थान में शुरुआती 2 चरणों में वोटिंग होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें, इसे लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झुंझुनू और राजसमंद में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में तो वोट बारात निकाली गई, वहीं राजसमंद में महिलाओं ने मंगल गीत गाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात फर्रुखाबाद की, जहां पर एक निजी स्कूल के तुगलकी फरमान का ऑडियो सामने आया। आरोप के मुताबिक स्कूल प्रशासन की ओर से रमजान पार्टी के लिए सभी छात्रों को ईद के दौरान ईद लुक में आने का फरमान सुनाया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। फर्रुखाबाद के मॉडर्न स्कूल का ये मामला है, जिसकी खबर सामने आने के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया।
अभिभावकों की माने तो नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। रमजान पार्टी के दौरान लड़कियों को शरारा तो वहीं लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा पहनने की बात कही गई है, जो अमूमन मुस्लिम लिबास होता है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। अभिभावकों के मुताबिक उनके फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आया है। अब जरा ऑडियो को भी सुन लेते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रमजान पार्टी है, जिसके लिए गर्ल्स को शरारा सूट में आना है। बाई चांस जिसके पास अगर शरारा सूट नहीं है तो वो कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टे के साथ आ सकते हैं और सबको सर से हिजाब करके आना है। और जो हिजाब नहीं कर पाते हैं गर्ल्स, तो कोई बात नहीं, वो सर से दुपट्टा वेयर कर सकते हैं। कल आपको बिल्कुल ईद लुक में आना, ओके। एंड बॉयज को कुर्ता पजामा विद टोपी। अगर जिसके पास टोपी नहीं है तो वो सर पे ये व्हाइट कलर के, सबके पास हैंग के रुमाल होते हैं, तो वो आप वेयर कर सकते हैं, ओके। और मैं इसके लिए लुक के लिए मैं आपको फोटोज भी सेंड कर दूंगी, तो आपको उससे हिंट मिल जाएगी, ओके। एंड थैंक यू। जब से स्कूल प्रबंधन ने ये फैसला सुनाया है, तभी से हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल का इतना निंदनीय कार्य जो कर रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि वहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस कार्यक्रम को करना अगर चाहिए था, ईद का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो जिस ड्रेस हमारे स्कूल की है उस ड्रेस में बच्चों को बुलाना चाहिए। स्पेशली ड्रेस के लिए बोला गया तो कहीं ना कहीं तालिबानी जो चीजें हैं वो इस स्कूल में लागू की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्था बनाई जाती है तो ऐसे कार्यक्रमों के विरुद्ध जो है इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी दूसरा संस्थान इस तरीके की कार्रवाई ना करे। ड्रेस कोड पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसे वो अनुचित बता रहे हैं। स्कूल में ऐसी कोई प्राविधान पहले से ना हो तो एकदम से बच्चों को इस तरह से सफेद पोशाक पहन के आने की अनुमति दी जा रही है, तो ये तो निंदनीय है। क्योंकि स्कूल का जो ड्रेस है उसको ही बच्चे आते हैं पहन करके, तो अपने ही ड्रेस में जाए और उनको इस तरह से किसी भी रूप से प्रतिबंधित ना किया जाए। और ऐसा मैसेज देना कि शुक्रवार के दिन, जुमे की नमाज के दिन मुसलमानों के ड्रेस में आवे, टोपी और कुर्ता पैजामा सफेद पहन के आवे, निश्चित रूप से यह सरासर न्यायपूर्ण है। ये भारत है और भारतीयता यहाँ की पहचान है। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इस पर क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। हर स्कूल को अपना यूनिफॉर्म रखना और तलबा तालिबात को पहनाने के लिए ऑर्डर करना, या जो वहां पे जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए एक ड्रेस मुकर्रर करना, ये स्कूल इंतजामिया का काम है। मौलाना अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन हर तरफ से विरोध के स्वर उठे तो स्कूल प्रशासन ने भी हाथ खींच लिए। बाद में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और फिर से अभिभावकों को इसका मैसेज दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। और अब बात लुटेरी दुल्हन की, क्योंकि झुंझुनू में एक दुल्हन शादी के दिन ही नकदी और गहने लेकर के फरार हो गई। दूल्हा अब पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है और जिले में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में दिख रही दुल्हन बहुत शातिर है, ऐसे हम नहीं कह रहे, इसके पति का कहना है। बड़े अरमानों के साथ झुंझुनू के निम्बास गांव के रहने वाले शेर सिंह राजपूत नीमराणा की सुनीता के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया था, लेकिन सुनीता तो पहले जन्म और शादी की पहली ही रात को फरार हो गई। अब बेचारा दूल्हा पुलिस के आगे गुहार लगा रहा है। शेर सिंह को झटका सिर्फ दुल्हन के फरार होने से ही नहीं लगा है, दूल्हे का यह आरोप है कि दुल्हन गहने और नकदी भी ले गई। यह तस्वीर शादी के समय की है, जिसमें दूल्हे के चेहरे पर शादी की खुशी है। हालांकि झुंझुनू में ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है, इससे पहले भी दुल्हन शादी की रात को ही फरार हो चुकी है, क्योंकि यहां शादी कराने के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह ठगी करने वाली गैंग लगातार ऐसे ही झटके लोगों को दे रही है, जहां पहले बिचौलियों के जरिए शादी के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है, उसके बाद लुटेरी दुल्हन घर से जेवरात लेकर फरार हो जाती है। इससे पहले नानवास गांव में भी ऐसी ही घटना घटी थी। शेर सिंह का कहना है कि निम्बास के ही नरेंद्र
अलवर का रवि, नीमराणा की बिमला और धनराज ने शादी के नाम पर उससे 2 लाख रुपए लिए थे। हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे की रस्म कर शेर सिंह अपनी दुल्हन को लेकर निम्बास गांव में अपने घर आ गया। दूसरे दिन दुल्हन सुनीता का भाई उसे लेने आया। रात को दुल्हन का भाई निम्बास गांव में ही रुक गया। शेर सिंह ने रात को उठकर देखा तो दुल्हन कमरे से गायब मिली। शादी में तैयार करवाए गए गहने और नकदी भी गायब मिले। अब बेचारा दुल्हा करे तो क्या करे। दुल्हन फरार हो चुकी है और नकदी और गहने भी गायब हैं। गांव और समाज में निकलने में डर लग रहा है। पुलिस से भी गुहार लगा चुका है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में किडनी के अवैध ट्रांसप्लांट करवाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के तार जयपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौके से एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया है। इसकी किडनी को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में निकाला गया था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि जयपुर में ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत होने की बात कहकर उसे गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अवैध कारोबार। जयपुर के बाद गुरुग्राम में मामला आया सामने। गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट के खुलासे से मचा हड़कंप। बांग्लादेशी युवक द्वारा किडनी बेचने का है आरोप। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल का नाम आया सामने। प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होने के खुलासे के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके तार गुरुग्राम से जुड़े हैं। गुरुग्राम पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रेड कर एक होटल में किसी किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। टीम ने मौके से एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है, जो किडनी बेचने के लिए यहाँ पहुँचा था। जब उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र या प्राधिकरण से किसी अनुमति के बारे में पूछताछ की गई तो वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मरीजों को जयपुर में फोर्टिस अस्पताल में ले जाया जाता था। वहां पर हेल्थ चेकअप करने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि रैकेट बड़े ही पेशावर तरीके से चलाया जा रहा था। किसी को शक ना हो, इसके लिए फेसबुक का सहारा लिया जाता था। गुरुग्राम सिटी का नाम लेकर बांग्लादेश के मरीजों को जाल में फंसाया जाता था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनका पासपोर्ट बनाकर गुरुग्राम लाया जाता, जहां उन्हें सेक्टर 39 के आलीशान गेस्ट हाउस में ठहराकर सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। मरीज को पहले गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल का हवाला देकर बरगलाया जाता था। बाद में अस्पताल की जयपुर ब्रांच में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता था। इसके बाद इन्हें गुरुग्राम भेज दिया जाता था। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा। उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है, उस पर हम एफआईआर लॉन्च कर तफ्तीश शुरू कर लेंगे। अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने के मामले पर फोर्टिस हेल्थकेयर स्वास्थ्य ने अपनी सफाई पेश की है और कहा कि फोर्टिस हेल्थकेयर स्वास्थ्य देखभाल में उच्चतम नैतिक मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। अंग प्रत्यारोपण के लिए SOTTO प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करता है और वो हर जांच में पूरा सहयोग करेगा। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। साइबर ठग इतने शातिर हो गए हैं कि अब छात्रों को निशाना बना रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के छात्रों को फेल होने के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। नंबर बढ़ाने के लिए उनसे रुपए मांगे जा रहे हैं। मुंगेली के बाद अब अंबिकापुर में छात्रों को कॉल करके रुपए मांगने के मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगों का नया पैंतरा, अब छात्रों पर ठगों की पैनी नजर। परीक्षा में पास कराने का दे रहे झांसा। ठग का कॉल, रुपया दो पास हो जाओगे। पास कराने वाले कॉल से रहे सावधान।
ना, मैं बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। अरे नंबर बढ़वाना है। 5,000 रुपए दो, पास हो जाओगे। जी हाँ, साइबर ठगों ने ठगी का अब नया पैतरा अपनाया है। अब ठगों की नजर 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों पर है। परीक्षा में पास कराने के लिए ठग छात्रों को कॉल कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ठग खुद को माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कर्मचारी बता रहे हैं। ना, मैं बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। अरे नंबर बढ़वाना है। सुन लिया ना आपने, ये ठग है जो खुद को शिक्षा मंडल का सदस्य बता रहा है। छात्रों को कॉल कर फेल होने, नंबर कम होने के नाम पर डराया जा रहा है। ये सब छात्रों को डराकर रुपए ऐंठने की चाल है। ये कॉल अंबिकापुर की छात्रा को आया है। छात्रा से कॉल कर 5,000 रुपए मांगे गए। बोल रहे थे कि आप 2 विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए। कितना पैसा मांग रहे थे? 5,000 मांग रहे थे। फिर हम लोग बोले कि 3,000 देंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग। दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चलिए आपको भी दोनों की बातचीत का ऑडियो सुनाते हैं। आखिर ठग कैसे छात्रों को नंबर बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। ना, मैं बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। अरे नंबर बढ़वाना है। इस नंबर पे कॉल आया था। कब? कल। हाँ, तो कल तो आपको कॉल किए थे। तो आप क्या कहना चाहती हो जो बताओ। मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ। सर पास हो जाते तो बढ़िया रहता। पैसा लगेगा, पैसा दो, हम कर देते हैं। कितना लगेगा सर? 5,000 लगेगा, 2 विषय में फेल है। ये ऑडियो सावधान करने वाला है। अगर 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र हैं तो आपको भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है, साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, उनको अननोन नंबर से कॉल आया है, जिसमें कि उनके द्वारा पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले मुंगेली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक छात्रा को कॉल कर रुपए मांगे गए। हमारे मोबाइल पे एक कॉल आता है अननोन नंबर से। उसमें बोला जाता है, फोन मेरे पिताजी रिसीव करते हैं, आपके बेटे के द्वारा संस्कृत में 6 अंक और गणित में 18 अंक प्राप्त किए गए हैं। फिर उनके द्वारा के लिए कुछ पैसे लगेंगे। पिताजी पूछते हैं कितने पैसे, तो उनके द्वारा बताया जाता है 5,000 रुपए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद अब बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले छात्रों को कॉल कर ठग रुपए मांग रहे हैं। सवाल ये आता है, आखिर आरोपियों के पास छात्रों या परिजनों के नंबर कैसे पहुंच रहे हैं? ये जांच का विषय है। क्या हर जगह साइबर ठगों की नजर है? अगर ऐसा है तो कोई भी साइबर ठगी का शिकार हो सकता है। ऐसे में सावधान और सतर्क जरूर रहें। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।